गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज अपनी पढ़ाई हम लोग लेक्चर नंबर 21 के साथ करेंगे काइनेमेटिक्स के। तो पिछले क्लास में हमने जो है वो सारा स्लोप को कंप्लीट कर लिया था, है ना। सारे स्लोप को हमने कंप्लीट कर लिया था। एक बार मैं आपको आगे बढ़ने से पहले उन 6 के 6 डायग्राम को फिर से आपके सामने ड्रॉ कर दूं ताकि आप इसको दिमाग में हमेशा रखो। देखो दोस्त, अगर इसे याद रख लोगे इस डायग्राम को तो पूरे फिजिक्स में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। समझ गए ना। तो सबसे पहले पॉजिटिव कांस्टेंट ये वाला हो गया, फिर बच्चों नेगेटिव कांस्टेंट ये वाला हो गया। कहने का मतलब ये थीटा 90 से कम है, ये थीटा 90 से ज़्यादा। फिर पॉजिटिव में इंक्रीजिंग दिस वन, पॉजिटिव में डिक्रीजिंग दिस वन। ओके, अब नेगेटिव में इंक्रीजिंग, दोस्तों याद करो, नेगेटिव में इंक्रीजिंग और नेगेटिव में डिक्रीजिंग। तो ये आपको टोटल 6 स्लोप याद रखना है। ये हो गया पॉजिटिव कांस्टेंट, ये पॉजिटिव घटता हुआ, ये पॉजिटिव बढ़ता हुआ, ये नेगेटिव कांस्टेंट, ये नेगेटिव बढ़ता हुआ, ये नेगेटिव घटता हुआ। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए बच्चों, तो आपको स्लोप में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी स्लोप को आइडेंटिफाई करने में। ओके दोस्तों, तो इसे आप अच्छी तरीके से कहीं डायग्राम लिख लें और इसे रिवाइज करें। हर 2-3 दिन पे एक बार इसे आप रिवाइज किया करें तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ओके बच्चों, तो चलो इसको फिर से कई शॉर्टकट में। लास्ट क्लास में बच्चों हमने नेगेटिव वेरिएबल और डिक्रीजिंग का स्लोप सीखा था, है ना। उसके ऊपर कोई इक्वेशन का ग्राफ हमने सॉल्व नहीं किया था। तो मैं आज आपको एक पहले उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं। और अभी जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में और इवन आपका जो थर्मोडायनेमिक्स में एक आइसोथर्मल प्रोसेस है वहां पे ये ग्राफ आपको मदद करेगा। वहां भी इस ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। तो कृपया थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि कैसे मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो चलो अब देखो यहां पे अपना क्या है इक्वेशन, y इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, ये इक्वेशन है और तुम्हें कह दिया गया ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन y एंड x। और ये याद रखेंगे x के जगह तो हम लोग नॉर्मली टाइम को ही लेते हैं, तो x के बढ़ते हुए वैल्यू के लिए, ठीक है ना। फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x ओनली, x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। अब ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो कोई भी जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों तो सबसे पहली बात हम लोग इस बात की ध्यान रखते हैं कि ग्राफ को शुरू कहाँ से करें, ग्राफ को स्टार्ट कहाँ से करें। तो जैसे ही तुम x इक्वल टू 0 रखोगे, है ना, x की सबसे पहली वैल्यू 0 ही लोगे आप। तो x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे यहाँ पे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1/0। और तुमको मैंने बताया है कि एक को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, एनीथिंग अपॉन 0, कोई भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड आता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब हो गया अनंत, इनफाइनाइट। तो y की जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी इनफाइनाइट। अब देखो इसमें तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है भाई। अब सवाल ये है कि x के 0 होने पे अगर y 10 होता तो हम लोग ग्राफ यहां से शुरू करते, y 8 होता तो यहां से, एक अंदाजा मैं बता रहा हूं, 5 होता तो यहां से शुरू करते, 6 होता तो यहां से शुरू करते, लेकिन बोल रहा है इनफाइनाइट। तो बच्चों अगर y की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इन्फिनिटी तो ये बोर्ड से भी ऊपर चला जाएगा। बोर्ड से ऊपर क्या, ये तो मकान, छत, पूरा आसमान से ऊपर चला जाएगा। तो आखिर इन्फिनिटी कैसे शो करेंगे। तो बच्चों आप याद करो कि आपको स्कूल में बताया गया होगा कि दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं।
कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। मतलब अगर कहें तो ये अगर कोई पूछे नहीं बताओ कब कट करती है, तो हम सीधा बोल देंगे कि ये इन्फिनिटी पे कट करती हैं। तो सच्चाई ये है कि ये कट ही नहीं करती हैं, तो आप इन्फिनिटी तक आपको जाना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे को ये दिखाने के लिए कि ये लाइन इन्फिनिटी से शुरू होगी तो मैं क्या करूंगा, तो सिंपल सी बात है बच्चों, मैं जो है y की वैल्यू इनफाइनाइट शो करने के लिए क्या करूंगा, इसको ऐसे बना दूंगा पैरेलल। यानी ग्राफ जो है y एक्सिस को कट नहीं करेगा, y एक्सिस के एकदम क्लोज, x की वैल्यू 0 करेंगे और y के पैरेलल कर देंगे। ये पैरेलल ये दिखाएगा कि x इक्वल टू 0 पे y क्या है, इन्फिनिटी। तो जब भी y को इन्फिनिटी दिखाना हो x इक्वल टू 0 पे, तो आप ग्राफ ऐसे शुरू करेंगे। आप क्या करेंगे, अपने उस लाइन को, ग्राफ को y एक्सिस से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि y एक्सिस के वेरी क्लोज कैसे ड्रॉ कर देंगे, पैरेलल। ओके बच्चों, तो देखो उसके बाद क्या होगा, तो x की वैल्यू 0 रखने पे y इन्फिनिटी, x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y 1 होगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y 1/2 होगा। तो इसका मतलब है x के बढ़ने से y क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब y की वैल्यू घट रही है। मतलब ग्राफ को पैरेलल शुरू करने के बाद आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे क्यों आना पड़ेगा, तो जैसे जैसे x बढ़ाओगे y की वैल्यू देखो इन अनंत से 1 हो गई, 1 से 1/2 और घटेगी। क्लियर। सवाल है कि नीचे कैसे आएंगे। सवाल यह है बच्चों कि नीचे आएंगे कैसे, तो उसके लिए स्लोप देखना पड़ेगा हम लोग को। तो स्लोप देखते हैं। तो स्लोप के लिए बच्चों, स्लोप के लिए आप क्या करोगे, dy/dx। अच्छा, y इक्वल टू 1/x है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x का पावर -1। तो बच्चों y की जगह पे हमने लिख दिया x का पावर -1/dx। अब इस पावर से आगे मल्टीप्लाई कर लो, तो -1 और पावर में से 1 घटा लो, तो ये हो जाएगा -2। तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा -1/x²। तो जरा देखो स्लोप क्या आया बच्चों। पहली बात ध्यान देना, स्लोप क्या आया आपका, स्लोप नेगेटिव आया, स्लोप नेगेटिव आया और x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल है। और ऊपर से x डिनोमिनेटर में है, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा, डिनोमिनेटर मतलब नीचे में, तो x बढ़ेगा तो स्लोप घटेगा। तो नेगेटिव में घटता हुआ स्लोप, देखो नेगेटिव में घटता हुआ स्लोप, मतलब ऊपर से तुम आओगे जरूर, लेकिन तुम्हें ऐसे आना चाहिए, ऐसे। तो आपको याद है ना ये किसका कर्व होता है, ये ऐसा लाइन होता है ना, नेगेटिव में घटता हुआ। यही तो मैं बता रहा हूं कल से। तो थोड़ा ढंग से इसको बनाते हैं, ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा, इसको ऐसे लेके आते हैं। क्लियर। सवाल यह है कि इधर क्या होगा, तो सुनो, जैसा कि मैं बोल रहा हूं x की वैल्यू लगातार अगर बढ़ाते जाएंगे तो y घटते चला जाएगा। जैसे x की वैल्यू 100 रख देंगे तो y 1/100 हो जाएगा, x की वैल्यू 1000 रख देंगे तो y 1/1000 होगा। तो y 0 कब होगा, तो y 0 तभी होगा बच्चे। अब देखो लास्ट वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तब y इक्वल टू 1/∞ करेंगे। आ रही है बात समझ में। तो जैसे 1/0 इनफाइनाइट हो जाता है, जैसे x 0 था तो y इनफाइनाइट था, तो जब x की वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। यानी y 0 तभी होगा जब x इन्फिनिटी होगी। तो जिस तरीके से y को y के इन्फिनिटी दिखाने के लिए यहां हमने पैरेलल कर दिया, तो बच्चों ध्यान रखो x की वैल्यू इनफाइनाइट करने के लिए भी आपको इस लाइन को क्या करना होगा, पैरेलल। तो आज से याद रखेंगे ये 1/x का ग्राफ ना y को कहीं कट करेगा ना x को कट करेगा। यहां पैरेलल किया गया, ये पैरेलल हुआ। ये पैरेलल किस लिए हुआ, ताकि ये दिखा सके हम लोग कि x 0 पे y इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर यहां भी पैरेलल है, ये पैरेलल ये शो कर रहा है बच्चों कि y 0 तभी होगा जब x क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है।
और इस प्रकार के ग्राफ को मैथमेटिकली बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो ये ग्राफ आप अच्छे से याद रखिए, पूरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा ये आने वाला है। और ऐसा ही ग्राफ लगभग सिमिलर कौन किसके किसके लिए आएगा? तो y इक्वल टू, वो मैं आगे लिख देता हूं या यहां लिख देता हूं, ये सेम ग्राफ इस इक्वेशन के लिए आएगा y इक्वल टू सी अपॉन एक्स का पावर n। मतलब क्या हुआ? अगर 1 के जगह यहां 2, 4, 5 कुछ भी रहे, चाहे x का पावर 1 है यहां पे, 1 के जगह अगर 2 भी रहे, है ना, तो भी ऐसा ही ग्राफ आएगा, बस उसका स्लोप थोड़ा डिफर करेगा। मतलब कि कल को अगर हमको ऐसा इसका ग्राफ कोई पूछ दे, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, तो भी ऐसा ही बोलना। 6 अपॉन एक्स क्यू का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ही होगा। समझ गए ना? स्लोप थोड़ा अलग होगा, वो ज्यादा स्टीप होगा, वो ज्यादा तीखा स्लोप होगा, ज्यादा तरीके से घटेगा वो हम लोग, लेकिन जो पैटर्न है, जो आकार है, वो इसी से मिलता जुलता रहेगा। समझ गए ना बच्चे? तो इसे लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो दोस्तों अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक डिफिकल्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ये ग्राफ जो है ये आपको काम आएगा आरसी सर्किट में। आरसी सर्किट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, वहां पे ये आपको काम आएगा। ग्राफ क्या है वो देखो। मान लो अगर इक्वेशन है y इक्वल्स टू 8e⁻²x, ये इक्वेशन है। अब देखो y x का फंक्शन है। अब ये e देख के चौंक मत जाना, e क्या है अपना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस पे हम लोग काम तो कर ही चुके हैं। तो अगर आपको कोई कह दे ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन y एंड x, ठीक है, और x के सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए ड्रॉ करेंगे, तो कैसे ड्रॉ करें? तो हमेशा की तरह सबसे पहले तो एक्सिस ले लो, फिर देखेंगे कि क्या क्या हमें जरूरत पड़ने वाली है। ये y हो गया बच्चों, ये x हो गया। एट फर्स्ट आप ये ग्राफ शुरू कहां से करोगे? तो y इक्वल टू 8, और इस पूरे को अगर नीचे कर लेंगे तो जो पावर आपको नेगेटिव दिख रहा है वो पावर हो जाएगा पॉजिटिव। तो y इक्वल टू 8 अपॉन e⁻²x। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग x इक्वल्स टू 0 ही रखते हैं। तो x इक्वल्स टू अगर 0 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली x इक्वल टू 0 रखने पे ये e⁻0, और किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। किसी भी चीज़ का पावर 0 करने पे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा आपका 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू 8। तो y जो हो गया 8, यानी x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। तो x की वैल्यू जब 0 हम लोग पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू है वो आ रही है 8। यानी ग्राफ यहां से शुरू करेंगे, x इक्वल टू 0 पे y कितना होगा? 8। फिर आगे देखो, x कहां पे है आपका? डिनोमिनेटर में। अब जैसे जैसे x को बढ़ाओगे, यानी x का वैल्यू 0 के बजाय 1 लोगे, तो 8 अपॉन समथिंग होगा। तो किसी चीज को किसी से भाग देंगे तो वो चीज क्या होता है? घटता चला जाता है। तो सीधी सी बात है, y के बढ़ने पे x के बढ़ने पे y जो है, y का जो मैग्नीट्यूड है ये डिक्रीज करेगा। क्या होगा? घटेगा। तो डिक्रीज का मतलब है कि जैसे जैसे x बढ़ाओगे तो आपको नीचे आना चाहिए, क्योंकि x अगर मान लो 2 रख दोगे तो e का पावर 2 है ना, तो e का पावर 2 इंटू 2 e का पावर 4, और e की वैल्यू जानते हो 2.72 होती है। तो 2.72 का पावर 4 करोगे तो 8 अपॉन समथिंग करेंगे तो y की वैल्यू और घट जाएगी। तो सीधी सी बात है, x के बढ़ने से क्या होगा? y की वैल्यू घटेगी। ये बात पक्की है। चलो, y तो डिक्रीज करेगा। आगे देखते हैं। अब नीचे तो आना है अपने को, लेकिन नीचे कैसे आना है, किस फैशन में आना है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्लोप चेक करना पड़ेगा। तो स्लोप देखते हैं कितना होगा। तो स्लोप इज इक्वल टू जानते हो dy/dx। स्लोप क्या होता है बच्चों? dy/dx। तो y के जगह आप रख दो
8e⁻²x बाई dx। ओके, अब ये 8 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो 8de⁻²x बाई dx। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालोगे? तो देखो e का पावर क्या है, -2x। e का पावर क्या है बच्चों, -2x, और डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे, dx। तो डिफ्रेंशिएशन में मैंने तुमको बताया हुआ है, एक तो u मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, या एक ट्रिक याद रखना कि e को ऐसे ही रहने देना, ठीक है ना, और इसका जो कॉफिशिएंट है उसको क्या कर लो, बाहर निकाल लो। और नहीं तो आप इसको u मान के भी कर सकते हो, नहीं तो और ढेर सारे उपाय हैं, समझ गए ना। लेकिन सबसे आसान जल्दीबाजी में आपको यही करना है कि e को ऐसे ही रहने देना है, और जो x का कॉफिशिएंट है उसको आगे कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, -16, -2 आगे आ गया, तो -2 × 8 क्या हो गया, -16, -16, और e की जगह रहने दो -2x। तो अब देखो स्लोप का जो इक्वेशन आया बच्चों, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, स्लोप इज इक्वल टू -16e⁻²x। तो थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, ढंग से लिखने का मतलब है इसको नीचे लेके जाते हैं। तो -16/e⁻² क्या हो गया बच्चों, 2x। तो पहली बात देखो, ये स्लोप जो है एक तो आपका नेगेटिव है, स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप हमारा नेगेटिव है और वेरिएबल है, और साथ ही साथ माइनस हटा के देखोगे तो x तो डिनोमिनेटर में है, तो x के बढ़ने पे स्लोप क्या होगा, घटेगा। तो देखो क्योंकि x के बढ़ाओगे तब तो ये पूरा चीज घटेगा ना, x नीचे में है, तो सीधी सी बात है स्लोप एक तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव में वेरिएबल मतलब टेढ़ा लाइन आना है, और डिक्रीजिंग। तो याद करो बच्चों नेगेटिव में डिक्रीजिंग कैसा होता है, तो सबसे लास्ट वाला कर्व तो वही था ना अपना, तो इस तरीके से ये ग्राफ नीचे डाउन आएगा। ठीक, अब एक चीज यहां और मजेदार है, ये ग्राफ आखिर टच करेगा कि नहीं एक्स एक्सिस को। तो एक काम करो, देखो मैंने यहां बोला था ना कि x की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे तो y घटता जाएगा, तो y 0 कब होगा, तो बच्चे 8 अपॉन क्या करें जो y 0 आएगा, तो सीधी सी बात है 8 को किसी भी संख्या को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तब जाके वो 0 होता है। इसका मतलब x की वैल्यू इनफाइनाइट करोगे, x की वैल्यू इनफाइनाइट करोगे तब जाके y की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब कि ऐसे समझो कि x की वैल्यू इनफाइनाइट करोगे तो y इक्वल टू 8 अपॉन इनफाइनाइट होगा। इसको 8 मत समझ जाना, ये 8 मत समझ जाना, ये इनफाइनाइट का सिंबल है, तो 8 अपॉन इनफाइनाइट, तब जाके ये क्या होगा, 0। तो x इनफाइनाइट पे y क्या हुआ, 0। तो फिर आप याद करो कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको सिखाया कि x इक्वल टू इनफाइनाइट शो करने का क्या तरीका है, तो x इक्वल टू इनफाइनाइट शो करने का तरीका यही है कि आप इस ग्राफ को इसके पैरेलल कर दो, है ना। तो ये ग्राफ यहां पे 8 से शुरू होगा, यहां पे देखो 8 से ही शुरू होगा क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y 8 है, y इनफाइनाइट नहीं है, y कितना है, 8। लेकिन y की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो नीचे टच मत करवाना, नीचे क्या कर दोगे, पैरेलल, एकदम क्लोज कर देना। जैसे थोड़ा और क्लोज कर देते हैं तो मजा आएगा, थोड़ा और क्लोज कर देते हैं और इसके पैरेलल कर देते हैं, टच मत करवाना, ठीक है ना। वो ये शो कर रहा है कि जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तब जाके y 0 होगा। तो आप इसे ढंग से देख लो बच्चों, ये सेम ग्राफ आपको डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर 12th में पढ़ना है, तो इसलिए इसको दिमाग में रखना अभी से। तो बच्चों अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम लोग, y इक्वल टू मान लो 8 इंटू ऐसा इक्वेशन दे दे, थोड़ा और टफ करते हैं। ये भी आपको ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और एलआर सर्किट में देखने को मिलेगा, समझ गए ना। तो अब इसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। तो वीडियो थोड़ा पॉज करो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। तो ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन y एंड
एक्स। ओके, तो इसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ करके देखो कि क्या आता है। तो चलो दोस्तों देखते हैं इस ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो y इक्वल टू, देखो पहले तो इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 8 ई टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, ये अपना ग्राफ है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये हमने ड्रॉ कर लिया एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब देखो सबसे पहली बात, ग्राफ शुरू कहां से करें, कहां से ग्राफ स्टार्ट करें। तो x इक्वल टू अगर 0 करेंगे पुट, तो x इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे तो सीधी सी बात है e का पावर 0, और e का पावर 0 तो ऑटोमेटिकली एनीथिंग टू द पावर 0 1 हो जाता है। तो x इक्वल टू 0 करोगे तो 8 माइनस 8 ई टू द पावर 0, और ये 1 हो गया तो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा आपका 0। तो बच्चे एक बात ध्यान से देखो, x 0 है तो y भी आपका क्या आ गया 0, मतलब ग्राफ आप यहां से शुरू करोगे, x भी 0 y भी 0। क्लियर, ग्राफ आप यहीं से शुरू करोगे। ये तो क्लियर हो गया। सवाल है इसके बाद क्या होगा। तो x तो हम लोग बढ़ाते ही चले जाएंगे, y पे देखते हैं क्या असर होता है कि x के बढ़ने पे क्या y बढ़ता है, तब तो इधर जाएंगे हम लोग। अब इधर जाने के भी कई तरीके हैं, स्ट्रेट लाइन जाएं, कर्व जाए, तो पहले ये तो पता करें कि y पे असर क्या होगा। तो इस इक्वेशन को थोड़ा तरीके से लिखो। तो y इक्वल्स टू 8, और इसको ना नीचे कर लो, तो 8 अपॉन ई का पावर 2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 8 अपॉन ई का पावर 2x। अब थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन वाली बात है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो आपका e का पावर 2x है ये नीचे में, तो जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे तो ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा नीचे में, और ये पूरा बढ़ेगा तो ये पूरा जो है ओवरऑल घटेगा, क्योंकि 8 अपॉन समथिंग है, और ये पूरा अगर घटा रहे हो तो 8 में से सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज, घटने वाली चीज घट रही है। मान लो पहले 6 थी तो 8 में से 6 गया तो 2, फिर घट के 5 रह गई तो 8 में से 5 हो गया 3, और घट के 4 हो गया तो 8 में से 4 हो गया 4। तो अगर 8 में से घटने वाली चीज खुद घट रही हो तो अल्टीमेटली y क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो देखो x के बढ़ने पे y यहां बढ़ेगा। फिर से सुनना, x यहां डिनोमिनेटर में है तो x को बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये ओवरऑल ये पूरा जो है वो घटेगा, और 8 में से जिसको घटा रहे हो वो खुद ही घटेगा, तो अल्टीमेटली y क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि x के बढ़ने पे y भी बढ़ेगा। इसका मतलब हम लोग ऐसे ही बीच में कहीं जाएंगे, लेकिन बीच में जाने के तरीके तो कई हैं। स्ट्रेट लाइन जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा बच्चों, स्लोप देखना पड़ेगा। तो चलो स्लोप के लिए हम लोग फिर काम करेंगे। अल्टीमेटली स्लोप ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्लोप के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज dy बाई dx, और y की जगह ये पूरा लिखेंगे, है ना। y की जगह हमने पूरा लिख दिया 8 माइनस 8 ई टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई dx। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों d8 अपॉन dx माइनस 8 आपका कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, e का पावर माइनस 2x बाई dx। क्लियर। अब देखो 8 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। 8 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, 0। रही बात इसके डिफ्रेंशिएशन की, तो अभी तुरंत आपको मैंने बताया था जो कॉफिशिएंट है उसको आगे भेज दो। तो -2 अगर आगे आएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 8, और ये -2 मल्टीप्लाई करोगे, -8 इंटू -2 प्लस 16, और e को मैंने बोल दिया वैसे ही रख दो। तो बच्चों जरा ध्यान देना, स्लोप जो है तुम्हारा, स्लोप वो कैलकुलेट होके आया 16 e टू द पावर माइनस 2x। पहली बात, स्लोप देखो x पे डिपेंड कर रहा है।
अब इसको तरीके से थोड़ा लिख दें। तरीके से लिखने का मतलब है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको नीचे उतार लोगे तो 2x हो जाएगा। तो अब देखो स्लोप का कैरेक्टर डिसाइड करो। पहली बात कि स्लोप जो है आपकी वो क्या है, वेरिएबल। स्लोप आपकी वेरिएबल है क्योंकि x पे डिपेंड कर रही है। वेरिएबल होने के साथ साथ स्लोप क्या है आपकी, पॉजिटिव, क्योंकि x का वैल्यू प्लस रखोगे तो ये प्लस ही रहेगा। और साथ ही साथ x के बढ़ने से स्लोप क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। कैसे घट रहा होगा, तो x देखो डिनोमिनेटर में, ये अगर बढ़ रहा होगा तो ओवरऑल क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो स्लोप आपका वेरिएबल है, स्लोप आपका पॉजिटिव है, स्लोप आपका घट रहा है। तो याद करो वेरिएबल, पॉजिटिव और घटता हुआ स्लोप कौन सा है। तो बच्चों इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वेरिएबल में आपका पॉजिटिव में घटता हुआ स्लोप तो यही था। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा, अब मैं फाइनल ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, आप देख लो। तो जो ग्राफ ड्रॉ होगा बच्चों, वो ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं, वो देखो। x को जब तुम बढ़ा रहे हो तो अल्टीमेटली y बढ़ रहा है। तो कोई चीज कितना बढ़ सकता है, तो आपको पता है कोई चीज को हम इनफाइनाइट यानी अनंत रख सकते हैं। तो जरा चेक करें कि x का वैल्यू इनफाइनाइट रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो y इक्वल्स टू क्या है, 8 माइनस 8 और नीचे में डिवाइडेड बाई e का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या रख रहे हो, इनफाइनाइट। तो 8 अपॉन इन्फिनिटी, अच्छा इसका किसी भी चीज का पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, तो ऑटोमेटिकली 8 माइनस 8 अपॉन इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है भाई, ये 8 है। तो 8 अपॉन इन्फिनिटी, 8 अपॉन अनंत हो जाएगा 0, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 8। x की वैल्यू बढ़ा के अनंत भी करने पे y की वैल्यू 8 से ज़्यादा नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो x बढ़ाते जाएंगे y बढ़ेगा, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो एक काम करो, इस ग्राफ में एक मज़ेदार चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। ये डॉट डॉट कर दिया मैंने और इसको यहाँ ले जाके इसके पैरेलल कर दिया। इस पैरेलल का मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक x अनंत होगा तब y जो होगा वो 8 होगा, तभी ना ये दोनों लाइन जाके मिलेगा। मतलब x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट लेंगे तो y क्या होगा आपका 8। ठीक है दोस्तों, तो इसे अच्छे तरीके से लिख लो। तो दोस्तों अब हम लोग एक काम करते हैं कि आपको फाइनली मैं कुछ एक्सरसाइज देता हूं जो आप खुद से ड्रॉ करेंगे ग्राफ, ठीक है ना। तो आप तो चलो बच्चों, अब आप कुछ एक्सरसाइज आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप खुद से ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है ना। तो मैं 4-5 इक्वेशन देता हूं जिसको आप घर पे बैठ के ड्रॉ करना। ड्रॉ द ग्राफ फॉर फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। नंबर 1 सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए। फिजिक्स में इससे ज़्यादा टफ पूछता भी नहीं है भाई। y इक्वल टू 4 माइनस 3x, तीसरा है y इक्वल्स टू 4 प्लस 2x स्क्वायर, एंड फोर्थ है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, फिफ्थ है आपका y इक्वल्स टू 6 प्लस 4 रूट x, फिफ्थ है, सिक्स्थ है आपका y इक्वल्स टू मान के चलो y इक्वल्स टू 6x माइनस 2x स्क्वायर, या इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा और टफ कर लेते हैं, ये सिंपल कर लेते हैं, नॉट टफ। y इक्वल टू 6 माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद सेवेंथ में एक और ड्रॉ कर देना, y इक्वल टू 6/x स्क्वायर। आप इतना ड्रॉ करना, ठीक है ना। सिंपल मैंने दिया है,
ताकि आपके स्लोप जो भी आपने सीखा है वो रिवाइज आपसे हो जाए, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ स्लोप इन फिजिक्स, तो उसमें बहुत सिंपल है बच्चों। अगर ग्राफ x वर्सेस t होगा तो उसका स्लोप होगा बच्चों dx/dt, जो कुछ और नहीं बल्कि क्या होगी, वेलोसिटी। यानी पोजीशन टाइम का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी। फिर दूसरा, वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो स्लोप होगा वो होगा dv/dt एंड दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन, ठीक है। ठीक इसी तरीके से डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो स्लोप होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ds/dt जो होगा वो क्या देगा आपको, स्पीड। ये क्या दे देगा बच्चों, स्पीड। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही है, लेकिन आप ये मान के चलो कि हर चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ यूज आता रहेगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख दूं ताकि आपको इंटरेस्ट आए। मान लो अगर आप ग्राफ मोमेंटम और टाइम के बीच, दिस इज मोमेंटम, एक एग्जांपल लिख के मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको ये रहे कि ये हर चैप्टर में आपका पीछा करता रहेगा। तो हर जगह ग्राफ इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैंने यहाँ इतना डिटेल में इसलिए पढ़ाया ताकि सारे चैप्टर्स का काम हो जाए। आपको याद रखना होगा कि स्लोप मैंने कितना बताया, कैसे बताया। तो मोमेंटम वर्सेस टाइम, तो स्लोप अगर देखेंगे इसका स्लोप, तो बच्चों ये स्लोप होगा dp/dt, और यही कहलाता है बच्चों फोर्स। यानी कि अगर मोमेंटम और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ होगा, जो अगले चैप्टर में आएगा, तो उसका स्लोप क्या देगा बच्चों, फोर्स। तो आप इन ग्राफ को ड्रॉ करना। अच्छा, x की वैल्यू 0 से ही शुरू करना, क्योंकि पता है ना x की जगह टाइम है, और x को बढ़ाते चले जाना। और ये ग्राफ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मैंने दे दिया है, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ के आखिरी पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो है आपका एरिया। क्या है बच्चों, एरिया। अब उसके ऊपर काम करते हैं, तो आप जल्द से जल्द इसे लिख लो। नेक्स्ट है बच्चों एरिया ऑफ द कर्व, है ना, ग्राफ का एरिया। अब ये क्या होता है बच्चों, जैसे देखो, मान लो तुमने कोई ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। अब जैसा कि तुम जान रहे हो कि मैं ग्राफ जैसे ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो y = x², इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो x = 0 पे y 0 होगा, मतलब तुम यहां से शुरू करोगे, ठीक। फिर जैसे जैसे आप x को बढ़ाते चले जाओगे y बढ़ेगा, मतलब तुमको इधर ही जाना है, देखते जाओ बस आप। और क्या मजा आएगा इसमें हम लोग को। एरिया का क्या मतलब होता है। फिर जाएं कैसे जाएं, तो सीधी सी बात है कि हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप के लिए तो आपको पता है, मैंने सिखाया dy/dx करने का, यही स्लोप होता है आपका। तो ये हो गया dx²/dx। तो स्लोप की बात अगर करेंगे तो दिस इज 2x। स्लोप क्या निकल के आ रहा है बच्चों, 2x। और ये जो स्लोप है आपका, ये एक स्लोप आपका वेरिएबल है। कैसा है, वेरिएबल है, पॉजिटिव है, और x के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है ना, x के बढ़ने के साथ साथ। तो आपको पता है ना ये स्लोप कैसा हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ आ गया ये, ठीक है, ग्राफ ये आ गया। अब एक काम करते हैं, आपको कोई बोल दे कि फाइंड द एरिया ऑफ कर्व फॉर इक्वेशन y = x² फॉर x = 0 to x = 3 ऑन x एक्सिस। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनो। आपको कह रहा है कि एक इक्वेशन है y = x², इसके कर्व का एरिया निकालो, ठीक है। यानी ये कर्व हो गया, एरिया कहां से कहां के बीच निकालो, तो x = 0 से x = 3 तक। तो जब x की वैल्यू 3 रखोगे बच्चों, तो x की वैल्यू अगर यहां पे 3 रखते हो तो y कितना हो जाएगा, 9। तो इसका मतलब है ये x = 3 है, तो y कितना हो रहा है आपका, y हो रहा है आपका 9। x = 3 पे y कितना हो रहा है, 9, ठीक है।
अच्छा, एरिया इसको कहां पे चाहिए? ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे एरिया कैसे ड्रॉ होगा? तो देखो, ये है आपका ग्राफ या कर्व बोल लो, और ये है एक्स एक्सिस। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ हुआ। ऐसा कैसे ड्रॉ हुआ, ये हम लोग स्लोप से सीखे हुए हैं। तो यहां से ये आप एक शेड डाल दो, छाया डाल दो, मतलब शेड कर दो, इसको पेंट कर दो। तो ये जो पेंटेड एरिया दिख रहा है, ये पेंटेड एरिया इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो दिख रहा है, यही एरिया आपसे पूछा जा रहा है। यही एरिया होता है। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ द कर्व। इसको हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ द कर्व ऑन एक्स एक्सिस। इसी को क्या बोलेंगे बच्चों? एरिया ऑफ द कर्व ऑन एक्स एक्सिस। तो अब ये एरिया निकालोगे कैसे बच्चे? ये एक ट्रायंगल तो है नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, याद है ना इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। यही तो मजा है। कैसे निकालेंगे? तो देखो, हम लोग एक छोटा सा पोर्शन कट कर लेते हैं। याद है जब मैं आपको इंटीग्रेशन सिखा रहा था? और जिन्हें याद नहीं है वो बेसिक मैथमेटिक्स में जाके इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर देख लेंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा ये छोटा सा क्यों कट किए। ये छोटा सा कट किया, मान लो इसकी चौड़ाई कितनी है? dx, और ये दोनों लाइन की लंबाई फिलहाल आपको अलग अलग दिख रही होगी, लेकिन मान लो कि इतना छोटा कट किया गया है कि ये दोनों लाइन की लंबाई लगभग सेम है। y लाइन की लंबाई कितनी है? सेम। तो ये छोटा सा एरिया DA जो होगा, एक देखो, एक रेक्टेंगल, एक आयत बन गया जिसकी चौड़ाई है dx और लंबाई है y। तो इसका एरिया हो जाएगा लंबाई दैट इज y इंटू चौड़ाई। ठीक। अब ऐसे ही छोटे छोटे एरिया को छोटे छोटे आयत में, रेक्टेंगल में काट के ऐड कर लेंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। और ऐड करने का तरीके को ही हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है एरिया इक्वल टू DA का इंटीग्रेशन, और DA की जगह क्या लिख दोगे बच्चों? y dx। तो मैं यहीं पहुंचना चाहता था। तो सुन लो, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से स्लोप मिलता है, लेकिन y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से ग्राफ का एरिया मिलता है। देखो अब समझ में आया क्या हुआ? y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या मिला? स्लोप। लेकिन y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से क्या मिला आपको? एरिया। अब तो कुछ नहीं है बच्चे, अब y के जगह आप क्या लिख दोगे? देखो y इक्वल्स टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर, तो यहां लिख दो एक्स स्क्वायर इंटू dx। लिख दिया हमने, और लिमिट ले लिया हमने 0 से 3 तक, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चे? पावर में 1 जोड़ दो, उसी से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट कहां से कहां? 0 टू 3। अब 3 को बाहर निकाल दो। एक बार x के जगह 3 रखोगे तो 1/3 बाहर आ गया, x के जगह 3 रखोगे तो 3 का पावर 3 हो जाएगा 27 माइनस 0, तो अल्टीमेटली आके आंसर आ गया 9। आ रही है बात समझ में? तो कुछ नहीं है बच्चों, कर्व, एरिया ऑफ द कर्व में सीधी बात है, ग्राफ ड्रॉ करो और ग्राफ का एरिया जो एक्स एक्सिस पे लोगे तो उसको बोलेंगे एरिया ऑफ द कर्व ऑन एक्स एक्सिस। अब मैं इसको और ढंग से लिखता हूं, पहले आप इसे लिखो। तो दोस्तों अब देखो, अब जो चीज उस पिछले स्लाइड पे मैंने लिखा था उसको देखो, मैं यहां ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो अगर कोई कर्व ऐसे है, ठीक है, ऐसे कर्व है, तो अगर तुम एक्स एक्सिस के साथ उसका ये सेट डाल देते हो तो बच्चों ये हो जाएगा एरिया ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे इसका पूरा नाम लिखना होगा। और फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया y dx का इंटीग्रेशन, तब जाके ये एरिया आएगा। अब तुम में से कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर एरिया तो y एक्सिस पे भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में ज़्यादातर यहाँ पे टाइम होता है।
और अधिकांश फिजिकल क्वांटिटी का जो एरिया है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग ज़्यादातर इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एरिया हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, इसलिए मैं दोनों ही बना के दिखा रहा हूँ। अब ये भी एरिया ही है, लेकिन ये एरिया वाई एक्सिस के साथ है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों एरिया ऑन वाई एक्सिस। और इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो इसको ए डैश कर लेते हैं, और यहां जैसे जब एक्स एक्सिस पे तुम एरिया निकाल रहे थे तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, यहां जब वाई एक्सिस पे एरिया निकालोगे तो एक्स को इंटीग्रेट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो तुम्हें अब यहां से खुद ब खुद समझ में आ गया कि यहां पे नॉर्मली टाइम होता है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही सबको इंटीग्रेट करते हैं, दैट्स वाई हम लोग इस एरिया की बात ज्यादा कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब तुम कहोगे कि क्या सर एरिया के लिए हमेशा हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? नहीं भाई, अगर इस प्रकार का ग्राफ है तब ना आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। कल को मान लो ऐसा ग्राफ हो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, कोई ग्राफ ऐसा हो स्ट्रेट लाइन में, अब इसका एरिया निकालना है। मान लो ये x इक्वल्स टू यहाँ पे 2 है और उस समय ये y इक्वल्स टू 8 है। अगर कोई कहे ये एरिया निकालना है तो इसके लिए क्या आपको इंटीग्रेशन चाहिए? नहीं, ये आपको क्लियर कट ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया आप जानते हो क्या होता है, हाफ इंटू बेस, है ना। बेस कितना हो जाएगा, यहाँ 0 से x इक्वल टू 2 है तो 2 हो गया, इंटू हाइट, हाइट कितना है 8, तो आप यहाँ से 8 आंसर आ गया। तो एरिया के लिए हमेशा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, जब इस प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड लाइन दिखे तब। अब जैसे ये दिख रहा है, कभी आपका स्क्वायर दिखेगा, कभी ट्रेपीजियम दिखेगा, तो क्या जरूरत है, फिर तो आप सिंपल ज्योमेट्री से एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एरिया भी प्लस माइनस हो सकता है यहाँ पे, सचमुच में तो एरिया प्लस माइनस नहीं होता है, लेकिन ग्राफ में हो सकता है। कहोगे कैसे, तो देखो, मान लो कोई ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, मान लो ऐसे ग्राफ तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, ये y है, ये x है। मान लो ये x की वैल्यू 4 है और यहाँ पे x की वैल्यू 8 है। एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, आपको ये मत कहना ये 4 कैसे हुआ, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आज आपको। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे फिजिक्स का तो खुद पता चल जाएगा। और y की वैल्यू मान लो यहाँ +10 है, यहाँ -10 है। तो इस केस में ये जो एरिया है, ये एरिया जिसमें y भी प्लस है, x भी प्लस है, तो ये एरिया आपका हो गया पॉजिटिव। और जब इस एरिया की बात करेंगे, नीचे वाले एरिया की बात करेंगे, तो इसमें देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये एरिया जो होगा बच्चों, ये एरिया आपका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव एरिया हो गया, ये एरिया हो गया आपका नेगेटिव। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव एरिया भी होता है और नेगेटिव एरिया भी होता है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से लिख लो। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि इस एरिया ऑफ कर्व का फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है। ओके, तो देखो, मान लो कि अगर ग्राफ ड्रॉ किया हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम, इसके बीच ड्रॉ किया बच्चों, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, अभी आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो मान लो ये कर्व है, ग्राफ ऐसा आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें अगर ये एरिया जो हम बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये एरिया आप देख रहे हो ना, ये एरिया जो हमने ड्रॉ किया, ये एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया का फॉर्मूला अभी हमने सीखा, y dx का इंटीग्रेशन। अब y के जगह पे क्या है, वेलोसिटी, x के जगह पे क्या है, t। तो एरिया हो गया आपका, एरिया जो हो गया v dt का इंटीग्रेशन। और अब आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, जब काइनेमेटिकल पैरामीटर हम लोग पढ़ रहे थे, जब मैं आपको समझा रहा था, तो याद करो मैंने कहा था कि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से कुछ और नहीं बल्कि आपको मिलता है डेल्टा x। व्हाट इज दिस डेल्टा x? ये फिजिक्स वाला पोजीशन है, और डेल्टा का मतलब चेंज इन पोजीशन, यानी क्या मिलेगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो आज से आप ध्यान में रखेंगे इस बात को कि अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए वेलोसिटी और टाइम के बीच में,
तो उसका एरिया टाइम एक्सिस पे, एरिया कहां लेना है बच्चों, टाइम एक्सिस पे, ऑन टाइम एक्सिस, ये याद रहे। तो टाइम एक्सिस पे जो एरिया होगा वो कुछ और नहीं बल्कि क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। एक एप्लीकेशन ये हम लोग यहां करेंगे, बाकी दूसरे चैप्टर्स में भी होगा, लेकिन जो इस चैप्टर की बात है वहां हम लोग कर रहे हैं। अगर ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ड्रॉ करें, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो मान लो ये ग्राफ, इसका भी ग्राफ मान लो ऐसे, उदाहरण के लिए अलग अलग भी हो सकता है। तो ये एरिया आया इस केस में, फिर टाइम एक्सिस पे एरिया लिए, तो जो ये एरिया है बच्चों, एरिया, तो एरिया इक्वल टू वाई एक्सिस पे कौन है, एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस पे कौन है, टाइम। तो ये हो गया आपका ए डी टी, एरिया क्या हो गया बच्चों, ए डी टी। तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहां पे लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स टू ए डी टी। अब याद करो बच्चों, ए डी टी था क्या, तो ए डी टी कुछ और नहीं, आप जाके देखो कॉपी में आपके लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें देता है बच्चों डेल्टा वी, यानी वी एफ माइनस वी आई। मतलब क्या हो गया, ये चेंज इन पोजीशन। क्या देता है बच्चों, ये चेंज इन पोजीशन। तो डेल्टा वी मिल गया, मतलब क्या मिल गया आपको, चेंज इन पोजीशन। और यहां डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन, अरे क्या रॉन्ग लिख दिया मैंने, चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी क्या हो गया बच्चों, वो गलती से मैंने बोल दिया, चेंज इन वेलोसिटी। तो ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, किससे किसके बीच में, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो वहां का एरिया जो देगा वो एरिया कुछ और नहीं बल्कि आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। और अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका एरिया कुछ और नहीं बल्कि आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, तो इसे नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर ग्राफ, अपना थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मोशन से रिलेटेड केवल क्वेश्चन करेंगे जो जिसमें ग्राफ का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो उस दिन मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस कुछ सिखाऊंगा ढंग से नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ एक डीपीपी भी दिया जाएगा और उस डीपीपी में ग्राफ के ऊपर ही क्वेश्चंस होंगे जिसको मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा। तो ये अपना हो जाएगा कंप्लीट, यानी ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा कंप्लीट। तब तक रिवाइज करते रहिएगा, जो होमवर्क दिया था मैंने उसको आप लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, ठीक।